नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। अब दो बातें मैं आपको आज बड़ा खुलकर बताना चाहता हूं, और जो भी आप मेरे तमाम मित्र, अब मित्र हो गए आप जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वो जरूर इस बात को ध्यान से सुने कि महाराष्ट्र की सियासत में मैं हमेशा कहता हूं पैसे की बड़ी प्रबलता और ताकत है। बहुत सारे महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे नेता हैं और नेता रहे हैं जो किसी न किसी व्यापार से या उनका परिवार किसी न किसी व्यापार से जुड़ा रहा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं और रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूं, जो पैसे की ताकत बहुत कस के इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भ्रष्टाचार की भी अपनी बड़ी पुरानी और बहुत अहम भूमिका है। थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि जब मैं 2003 में मुंबई पहुंचा, एक अजीब सी संस्कृति मुझे देखने को मिली, वो बाकी भारत की सियासत में कम देखने को मिलती है, कि नेता तो ठीक है, नेता से ज्यादा टेढ़े उनके बच्चे या दामाद इस तरह के लोग होते हैं जो अपने नेता की फोटो बेच के वहां पर हंगामा क्रिएट करके रखते हैं। तो इस तरह की मानसिकता की सियासत है महाराष्ट्र में। दिखावा, फ्लैश, जो अपनी मुंबई की भाषा में 4-5 शब्द इस्तेमाल होते हैं, झोल झलावा। तो ये झोल झलावा जो है, ये महाराष्ट्र के नेताओं को बड़ा आता है, ये झोल झलावा करना। स्टाइल फिल्मी भी मिल जाते हैं दो चार पुराने, खास तौर पर तो पता लगता है कि साहब वहाँ का एमएलए जो है वो ही अपने आप को स्टार समझ रहा है, जनता का सेवक नहीं। महाराष्ट्र और मुंबई खास तौर पे तो वो जगह है जहां पर सब इंस्पेक्टर भी एक समय में पुलिस की ताकत की वजह से स्टार हो गया। अभी सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, या ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? मैं आपको मुंबई के 50 किस्से कहानियां सुना सकता हूं जो इस कार्यक्रम को रोज की तरह नहीं, बड़ा मसालेदार बना देगा, बड़ा दिलचस्प बना देगा। और ये कहानियां जो हैं, ये पुलिस से लेकर सियासत तक, सियासत से लेकर फिल्म तक, फिल्म से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक सारी कहानियां सुना सकता हूं। लेकिन इन सब कहानी का, या इन सब कहानी की पृष्ठभूमि का, या इन सब कहानी की पेचीदियों का, या इन सब भ्रष्टाचार में, मुंबई अकेले में अलग अलग लेयर्स में जीने वाला शहर है, इन सब के भीतर एक नया किरदार पैदा हुआ है। वो किरदार पैदा हुआ है, नायक नहीं बना है अभी तक, गलती मत करिएगा। वो किरदार पैदा हुआ है लेकिन वो नायक नहीं बना है। उस किरदार का नाम है मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस साहब को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसके बाद आंकड़ों की जो तस्वीर है उसको देखा जाएगा। अब ये देवेंद्र फडणवीस साहब कर क्या सकते हैं, हम इस मसले पर आज बड़ी सीधी और कड़वी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नए सीएम का दरबार लग रहा है, ठीक उसी अंदाज में जैसे करीब 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तामझाम फिल्मी सेट सा होगा, वीआईपी मेहमान होंगे जिनके लिए गद्देदार सोफे ट्रक भरकर लग रहे हैं। महाराष्ट्र के जो अच्छे मॉन्यूमेंट्स है, जो महाराष्ट्र की अच्छी प्राचीन संस्कृति का एग्जाम्पल देने वाले कॉलम्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। नई पार्टी के सत्ता संभालने से पहले ही होता खर्च सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस को अखर रहा है। करोड़ों के शपथ ग्रहण पर वो याद दिला रही है कि राजभवन से ही काम चल जाता। शपथ ग्रहण समारोह की कुछ भी ग्रेस रहता है कि सम्माननीय राज्यपाल के, जिसे राजभवन कहते हैं, वहाँ अगर शपथ ग्रहण समारोह होता तो उसका कुछ डेकोरम रहता। अभी एक वानखेड़े स्टेडियम के मैदान में कर रहे, कल कोई दूसरा उठकर और कुछ करेगा। तामझाम की बानगी ये भी है कि नागपुर मुंबई की उड़ानें हाउसफुल चल रही हैं। बीजेपी ये साफ नहीं कर रही कि 3 महंगे मंच, स्टेडियम का किराया, वीआईपी मेहमानों की खातिर जैसे खर्च जो स्टेट प्रोटोकॉल में नहीं समाते, उनका खर्च पार्टी की तिजोरी से होगा या खाली पड़ी सरकारी तिजोरी से। ये सरकार का कार्यक्रम है और सरकार नियमों के अनुसार चलती है, और नियमों के अनुसार न चलने वाली सरकार 15 साल तक थी, अब नियमों के अनुसार चलने वाली सरकार आ गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बदलते पालों के साथ सही, गलत और सादगी की परिभाषाएं भी बदलती जाती हैं। विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया था, उनका निर्वाह अब सत्ता में रहते हुए वो उतनी शिद्दत से करे या ना करे, उसको कम से कम एक तसल्ली तो जरूर होनी चाहिए कि उसने कभी सादगी को मुद्दा नहीं बनाया था।
मुंबई से कैमरा पर्सन विनायक पारकर के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे पास यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में वेंकटेश केसरी मौजूद है। वेंकटेश और हमने प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी के सियासत का समय देखा। अब देवेंद्र फडणवीस, जैसे मैंने कहा, नए किरदार पैदा हुए हैं, नायक वो अभी तक नहीं बने हैं। प्रेम शुक्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना के। माधव भंडारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के। रवि किरण देशमुख मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर है मिड डे के। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है, जो आप सब जानते हैं मेरे साथ ही हैं, रेजिडेंट एडिटर है हमारे एनडीटीवी के। और अनंत गाडगिल साहब मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब जैसे अब ये तंबू का नाच जो सोफा वोफा लग रहा है, उसी से आप समझ जाइए 2-5-6 फिल्मी आएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने भी अपना शपथ ग्रहण समारोह जो है वो माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट की तरह किया था, तो बेचारे देवेंद्र फडणवीस क्यों ना करे। तो ये महाराष्ट्र की सियासत है। लेकिन गंभीर मतलब, और मैं आपको बता दूं, खूब दबा के वहाँ पेज 3 आएगा, सब एकदम चश्मा वश्मा पहन के आएंगे, उसमें देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद खबरें आएंगी कि इसका हिसाब कहाँ से होगा, उसका हिसाब कहाँ से होगा, किसने खर्चा किया, लेकिन ये सारे मामले दब जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में होता है। महाराष्ट्र की सियासत में कोई एमएलए बन जाता है तो मैंने तो बड़े करीब से लोगों को देखा है, तो ऐसे टेढ़ा ही करके चलने लगते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। तो महाराष्ट्र के नेताओं का ये संस्कार रहा है। उनको बहुत सारे इसमें से नेता, सबको आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कई सारे ऐसे, खास करके जो बड़े बड़े दिग्गज जिनको मैंने और वेंकटेश जी ने देखा है, उनको फ्लैशी जीवन जीने का बड़ा शौक था। मुझे प्रमोद महाजन की बड़ी याद आती है इस तरह की स्थितियों में। एक छोटा सा किस्सा 10 सेकंड में प्रमोद महाजन का सुना रहा हूं कि जब प्रमोद महाजन मेरे साथ मौजूद थे पार्लियामेंट की ओबी पर, तो उनसे डीएमके से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से। तो प्रमोद महाजन काले रंग का चश्मा पहनकर आए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप काले रंग का चश्मा क्यों पहनकर आए हैं? तो अपने तरीके से मैंने कहा ये महाराष्ट्र की सियासत का थोड़ा सा स्टाइल होता है। तो वो जब काले रंग का चश्मा पहन के आए तो मैंने उनसे पूछा भाई काले रंग का चश्मा आपने क्यों पहना है? कह रहे आप काले रंग का चश्मा इसलिए पहन रही है क्योंकि अब डीएमके को वापस बुलाना है। तो अभिषेक आपसे शुरू करूंगा, तो क्या ये एकदम आपकी नीली कलर की रंगीन शर्ट टाइप का माहौल, एकदम देवेंद्र फडणवीस आकर छा जाएंगे, ढोल नगाड़े, फिल्मी गीत, और ज्यादातर पुराने फिल्मी सितारे होते हैं, नए वाले कम आते हैं, आप और हम दोनों जानते हैं। तो इन सब के बीच क्या फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल के नेता तो वो चुन लिए गए, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि महाराष्ट्र को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जो खुद असेंबली के अंदर करप्शन के केस लड़ रहा था, जब वहां पे कुछ नहीं हो रहा था तो बाहर जाके अदालती दरवाजे खटखटा रहे थे। तो अब एक तरीके से अगर उनके बारे में कहें कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को महाराष्ट्र की बीजेपी ने अपना नेता चुना है और मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी गंभीर बात यह हो जाती है कि जब आप इस किस्म में घुस जाते हैं तो महाराष्ट्र में जब आपके पास पूरी तरीके से बहुमत नहीं है, जब आपको कुछ जोड़ तोड़ की हमेशा कोशिश जरूरत रहेगी आपको कभी ना कभी, अगर शिवसेना साथ में नहीं आती है तो ऐसे हालात में क्या पॉलिटिकल एक्टिविज्म जिसे कहते हैं वो चल पाएगा? क्या आप वही धार रख पाएंगे देवेंद्र फडणवीस जो धार उनकी सत्ता में आने के पहले विपक्ष में हुआ करती थी, जब वो करप्शन के मामलों में अदालत तक पहुंचने के लिए तैयारी कर चुके थे या तैयारी गए भी हैं कई मामलों में? तो ऐसे तमाम मामले उनके सामने अब आके मुंह बाय खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें इन तमाम सवालों के जवाब भी देने होंगे कि भाई आप जब विपक्ष में थे तो आपका क्या हुआ। क्योंकि अब जो अकाउंटेबिलिटी है, जिस तरीके का माहौल बनाया गया महाराष्ट्र में कि भाई 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला है, 20,000 करोड़ का बिजली वितरण घोटाला है निजी कंपनियों को मुनाफे का, तो ये जो हजारों करोड़ के घोटाले दिखाए गए हैं, इन घोटालों के खिलाफ अब कार्रवाई क्या होगी? क्या आप एनसीपी के साथ ही जाके बैठ जाएंगे? अच्छा पॉइंट है अभिषेक, मैं आऊंगा, मैं वेंकटेश केसरी को आऊंगा। सीधी सीधी बात जो अभिषेक कह रहे हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि अब तक आप एक्टिविस्ट थे, अब आप हो जाएंगे बीजेपी के नेता। बीजेपी की सियासत करने का तरीका, वो पार्टी विद डिफरेंस, तो आप बड़ी उम्र लग रही है वेंकटेश जी, आपके जमाने में रही होगी, मेरे लेकिन वो खैर मतलब मजाक की बात है, लेकिन अब कोई डिफरेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। तो देवेंद्र फडणवीस हर तरह के
स्वरूपों से गुजरी हुई भारतीय जनता पार्टी के, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो बात अभिषेक कह रहे थे कि एक्टिविज्म दिखा पाएंगे, अभी हाल में जो हटे हैं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उनके ऊपर कांग्रेस के भीतर से ही सबसे बड़ा चार्ज ये था कि वो कुछ करते नहीं थे, किसी का कोई लाभ नहीं करा रहे थे, किसी का कोई काम नहीं कर रहे थे। तो फडणवीस ऐसा कर पाएंगे या फडणवीस अगले पृथ्वीराज चौहान बनने की तैयारी कर ले? ऐसा है कि फडणवीस को कितना टाइम मिलेगा, नंबर एक। दूसरा, जो करप्शन के चार्जेस है वो सिर्फ एनसीपी दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी काफी पैसा खर्चा किया है, उनको भी कॉर्पोरेट सेक्टर ने हेल्प किया है। वो पैसा कहाँ से आया, वो खर्चा कैसा हुआ, ऑब्लिगेशंस रहेंगे, उस तरीके से फिर अपनी ईमानदार छवि जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर है बीजेपी के महाराष्ट्र के अंदर, वो इनोसेंट है। इसका दूसरा मतलब ऐसा होता है कि वो सरकार चलाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो एक तरफ इनको एक्सपीरियंस नहीं है सरकार चलाने का, दूसरी तरफ हर बड़े फैसले पे उनको यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गडकरी हो या खड़से हो, इनको सरकार चलाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन देवेंद्र जी जो है वो सिर्फ असेंबली में और क्या इस तरह के नेता विनोद तावड़े, नितिन गडकरी, एकनाथ खड़से सुनेंगे किसी देवेंद्र फडणवीस की? अभी क्या, आपको तो पता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किसके कंट्रोल में होती है। पहले होती थी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर। अभी बिल्डर नया क्लास इमर्ज हुआ है, वो सभी पार्टीज को फाइनेंस करता है, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। दे आर रनिंग, वो सरकार के ऊपर हावी होते हैं। आप कितना भी कहे कि मैं क्लीन हूं। सबसे बड़ी उसी लॉबी की नाराजगी थी पृथ्वीराज चौहान से, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे साथ माधव भंडारी है, मेरे साथ अनंत गाडकिले, रवि किरण देशमुख है, लेकिन मैं प्रेम शुक्ला साहब के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, आपने भी बहुत महाराष्ट्र की सियासत मेरे और वेंकटेश की तरह वर्षों से देखी है। क्या कर पाएंगे देवेंद्र फडणवीस? महाराष्ट्र की सियासत में पैसा बोलता है, लॉबी बोलती है, भ्रष्टाचार बोलता है, और कोई इस पैनल में इस बात को नकारने की कोशिश नहीं करे। इससे ना शिवसेना, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना एनसीपी कभी अछूती रह पाई है। पैसे की ताकत पर चलती है महाराष्ट्र की सियासत, कम से कम बड़े नेताओं की सियासत के तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। प्रेम जी, देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को लेकर जो पिछले 15 वर्षों में जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने जो शासन चलाया, उसमें यह संदेश निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर गया है कि महाराष्ट्र में राजनीति धनबल के ऊपर चलती है। लेकिन ये जो है सब पर लागू नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी जनादेश महाराष्ट्र ने दिया है और जिस तरह से साफ सुथरे व्यक्तित्व को ही मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित करने का, जिसको सबसे अधिक जनादेश मिला, उस दल का जो ये फैसला है, मुझे नहीं लगता है कि वो जो परंपरा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दुष्टाचार की जारी रखी थी, उस परंपरा के लिए अब कोई स्थान शेष बचा है। इस परंपरा से कैसे अलग है प्रेम शुक्ला जी? शिवसेना, बीजेपी उस परंपरा से कैसे अलग है? मैं आपको याद दिलाऊं, एनरॉन का मसला, एनरॉन का मसला, आप लोग जब गवर्नमेंट में थे, आपकी जब सरकार थी तब हुआ था। मैं इस दलील को प्रेम शुक्ला जी कतई नहीं मानूंगा कि शिवसेना बीजेपी उससे अलग है। भारतीय जनता पार्टी के भी अपने तमाम ऐसे मसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में करप्शन की कमजोरी को, राज्य में करप्शन की कमजोरी को उजागर करते हैं। हाँ प्रेम जी। देखिए, एनरॉन के मसले में किसी प्रकार से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भ्रष्टाचार हुआ था, इसका कोई मुझे लगता है प्रथम दृष्टया प्रमाण किसी के पास नहीं। क्योंकि पुराना एग्रीमेंट था, उस पर आर्बिट्रेशन करने के लिए लंदन में जो बेस्ट हमारे पास लीगल माइंड हो सकता था महाराष्ट्र से, उसमें आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी ऊर्जा मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री का प्रभार भी उनके पास था, जो आर्बिट्रेशन में बेस्ट कर सकते थे। क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट आप इस तरह का कर चुके थे। अब उस चूंकि एग्रीमेंट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट और एनरॉन के बीच हुआ था, वो कोई व्यक्ति के बीच नहीं हुआ था। अगर उस एग्रीमेंट से हटना था तो उस पर आर्बिट्रेशन के लिए अभिषेक शर्मा यहाँ मौजूद है, रवि किरण देशमुख मौजूद है। क्या बीएमसी ये आर्ग्यूमेंट मत दीजिए। मेरा प्रश्न तो यही है बल्कि कि अगर आपका दबाव हुआ देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, शिवसेना का, आप सरकार का हिस्सा बने अंततः, तो क्या करेंगे देवेंद्र फडणवीस? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं कि एक ऐसे राज्य में जहां सिंचाई घोटाला है, आदर्श घोटाला है, महाराष्ट्र सदन घोटाला है, बिजली वितरण घोटाला है, टोल घोटाला है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के घोटाले रहे, क्या कर पाएंगे देवेंद्र फडणवीस? भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से असहिष्णु व्यक्तित्व है और उससे महाराष्ट्र की जनता यही अपेक्षा करती है कि वो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफल होंगे। माधव भंडारी जी, अब मैं पूरा समय आपको और अनंत गाडगिल को दूंगा। मैं जानता हूं रवि किरण इस बहस को ध्यान से सुन रहे हैं। माधव भंडारी जी,
आपने, जैसे अभिषेक ने कहा, आपने एक एक्टिविस्ट को मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए साहब, बड़ा अच्छा है, मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी की इस वक्त जबरदस्त इस मुल्क में फॉलोइंग है। हकीकत यह है कि आपकी बीजेपी की सियासत का दबाव क्या झेल पाएंगे देवेंद्र फडणवीस, या वो हो सकता है अगले पृथ्वीराज चौहान साबित हो जाए? सर, आप ही लोग कहें बाद में कह रहे तो कोई काम नहीं करता, कोई फाइल नहीं साइन करता। ये ऐसी कोई आशंका हमारे मन में नहीं है और हमें पूरा विश्वास है क्यों कि जो भरोसा मोदी जी ने, अमित भाई शाह ने और पूरी पार्टी ने देवेंद्र जी पर दिखाया है, उस भरोसे पर देवेंद्र जी पूरा खरा उतरेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति नेता कोऑपरेटिव्स के करीबी है, आपके भी नेता बिल्डर लॉबी के करीबी है, आपके नेताओं पर भी तमाम तरह के रिश्ते होने के चार्जेस बहुत लंबे समय से लगते रहे। इन सब में नया क्या कर देंगे देवेंद्र फडणवीस? मैं जानना चाह रहा हूं, आप मुझे एक्सप्लेन करिए और बताइए कि नया क्या कर देंगे देवेंद्र फडणवीस। आप लोगों के जो नए नौजवान, में मेरी जरा बात ध्यान से सुनिए, जो नौजवान सांसद है, उनके पतियों के व्यापार के इंटरेस्ट है, लोगों की गाड़ियों की एजेंसी है, अपने बड़े बड़े व्यापार है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस आंख में पट्टी बांध कर सत्ता चलाने वाले हैं? महाराष्ट्र में दिखावे की और ये इस तरह की राजनीति बहुत प्रबलता से होती है, खासतौर पर मुंबई में। तो इन लोगों से कैसे बहुत अच्छा हुआ साहब, देवेंद्र फडणवीस बड़े यंग हैं, ईमानदार हैं, यंग हैं, ईमानदार है। अब आप ये बताइए कि ये लोगों के खिलाफ जब मसले उठते हैं तो उनको दबाया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है, तो ये करेंगे? मैं जानना चाहता हूं, आप देवेंद्र फडणवीस को मेरा प्रश्न रिकॉर्ड करके ले जाइएगा, पूछिएगा कि कल मुझसे संपर्क करें, मैं बीजेपी के नेता और उनके परिवार वालों के डिटेल्स बताता हूं, उस पर कार्रवाई करेंगे देवेंद्र फडणवीस? मैं आपको एक कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। जी प्लीज प्लीज बोलिए सर। और अगर मैं अपनी बात पूरी कर सका तो शायद मैं बता पाऊंगा। हाँ बिल्कुल पूरी करिए। देवेंद्र जी पर पार्टी ने भरोसा रखा है, पार्टी ने देवेंद्र जी को जिम्मेदारी सौंपी है और ये ऐसा व्यक्तिमत्व है कि आप या कोई भी हो, हमारा कोई विरोधी भी देवेंद्र जी के इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठाता है। और ऐसी व्यक्ति को जब हम मुख्यमंत्री बनकर सियासत करने की संधि दे रहे हैं तो हमारा इरादा साफ है और जो मुद्दे लेकर आज तक हम लड़े हैं, आप 15 साल की राजनीति का सारा ठीकरा जो है वो बीजेपी के नाम माथे पर फोड़ने की कोशिश करे, कृपया ऐसा न करें। 15 साल के महाराष्ट्र का सारा जो नक्शा बदल गया है वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बदला है, हमने नहीं बदला है। हम वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बदलने की कोशिश हम कर पाएंगे इस विश्वास के साथ जनता ने हमें जनादेश दिया है। इस जनादेश का आधार लेकर, इस जनादेश का फायदा लेकर हम ये कोशिश करने के लिए सामने आए हैं कि इसमें बदलाव कैसे करें, ये सारा चेहरा मोहरा कैसा बदले, इसकी कोशिश करने के लिए हम सामने आए हैं। अभी तक तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, तो देवेंद्र जी नहीं कर पाएंगे, देवेंद्र जी फिर नाकामयाब साबित हो गए वगैरह भविष्यवाणी आज बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र जी को काम करने का मौका देना चाहिए। जब वो काम कर पाएंगे 2 साल 3 साल में हम अगर कोई जजमेंट पास करने की कोशिश करेंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर पहले ही दिन यानी जब तक शपथ भी नहीं ग्रहण की है उसी के पहले जब जजमेंट पास करने की हम जल्दबाजी करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मैंने पूरा इत्मीनान से आपके पॉइंट को सुना। रविकिरण देशमुख जी, आपको लगता है, आप सारे लोग मेरी तरह एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ समझते हैं इस सियासत की पृष्ठभूमि को, आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी ही सिस्टम के खिलाफ वो दमदारी दिखा पाएंगे? अगर चुनावी प्रचार का दौर अगर हम सामने रखें तो सबको याद होगा कि 11,88,000 करोड़ रुपयों का घोटाला पिछले 15 साल में हुआ है। ऐसा प्रचार भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में किया था। मुझे लगता है जनता जरूर इस पर कुछ टिप्पणी करेगी और इसे भी कुछ डिटेल्स मांगेगी आने वाले दिनों में। तो ये जिम्मेदारी बनती है भाजपा सरकार की कि इसका ब्यौरा वो जनता को दे दे और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहती है नई सरकार, ये भी वो उनको बताए। अब दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई सालों में सबसे बड़े 2 मुद्दे जो रह चुके हैं, उसमें एक सिंचाई घोटाला है और दूसरा आदर्श जो बिल्डिंग बनाई गई है मुंबई में, उसके ऊपर जो विवाद है, उसके ऊपर 2 रिपोर्ट आ चुके हैं। जिस 2 रिपोर्ट के ऊपर जो डिटेल डिस्कशन जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा है
कि हम इसकी जरूर इंक्वायरी करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार अपना, जो नई सरकार आ रही है, वो जो जनता को आश्वस्त करना चाहती है, उसका जवाब अगले आने वाले दिनों में उसको जरूर देना होगा, नहीं तो फिर लोगों के मन में उसके बारे में आशंका पैदा हो सकती है। अपने नेता और सिस्टम के खिलाफ अगर वो कुछ कर पाएंगे। मेरा सवाल बहुत सीधा है रवि, आप सबको पता है वो पृष्ठभूमियां, और मैं क्या बात कर रहा हूं, किन नेताओं के, किन सांसदों के क्या है, उनके परिवारों का क्या है, आप सब लोगों को मालूम है। राजनीति में हमेशा ये देखा जाता है कि आरोप करना बहुत ही आसान सी बात होती है। अगर हम उसके डिटेल में जाएं तो बड़े बड़े कुछ मुद्दे निकलते हैं जिससे कोई भी सरकार उसको अंजाम दे पाती है नहीं दे पाती, ये देखना बड़ा रोचक होता है। और अगर हम आदर्श बिल्डिंग के बारे में भी अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है एक आरोप कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी हुआ है कि उसमें भाजपा से संबंधित नेताओं के गैरकानूनी तरीके से कुछ फ्लैट लिए गए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और ना ही पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट को जिस तरह से जवाबदेह समझना चाहिए था उस तरह से उनसे जवाब नहीं मांगा गया है। ये तो सबको याद होगा। दूसरी बात है सिंचाई की। सिंचाई घोटाले में पिछले 10-15 सालों में महाराष्ट्र में जो भी हुआ है वो पूरे महाराष्ट्र में हर ऐसे गांव में हुआ है जिसमें विपक्ष के नेताओं के भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। तो क्या एक सवाल ऐसा भी पैदा होता है कि क्या वहां के जो नेता हैं, लोकल लीडर्स, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको पता था या नहीं था? तो इसमें सारे पार्टी के नेता आते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि एक मीडिया मैन के नाते हम इन बातों को उजागर करके जनता के सामने रख सकते हैं और बार बार सरकार से ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप इस बारे में क्या कर रहे हो। लेकिन सरकार जो है वो अपने उनसे उन्हें जो अच्छा लगेगा, उन्हें जो राजनीतिक मामलों में जो सही लगेगा वही करती रहेगी, ये मुझे लगता है। जी अनंत काटगिल जी, बीजेपी और शिवसेना सब कुछ आपके शासन के 15 सालों पर डाल रही है। ये भी कड़वी हकीकत है कि आपके शासन की भी कहानी घोटालों से जुड़ी हुई है, और एक समय में अपने आप को आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने निरीह और असहाय पाया आपके कांग्रेस के सिस्टम को झेलते हुए या एनसीपी के सिस्टम को झेलते हुए। क्या आपको लगता है फडणवीस के साथ भी यही होगा? देखना पड़ेगा। देखिए, हमारी राजनीति है कि पहले ही दिन ना मैं ना कांग्रेस पार्टी फडणवीस जी के ऊपर व्यक्तिगत क्रिटिसिज्म करना चाहते, लेकिन एक ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमने विनम्रता से जो जनादेश है उसका स्वीकार कर लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीट्स की आवश्यकता है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 122 सीट मिली है। जहां तक मेरी जानकारी है, ना तो शिवसेना ने उनको सपोर्ट का लेटर दिया है, ना तो एनसीपी ने दिया है। तो इसका मतलब आज वो पूरे बहुमत में नहीं है। दूसरी खबर ये महाराष्ट्र में, मुंबई में आज चल रही है कि उनके ही अंदर पार्टी में ही बहुत झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि खड़से जी कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री बनूंगा, तावड़े जी कह रहे हैं मैं गृह मंत्री बनूंगा। मुझे बहुत रिपोर्टर्स ऐसे बता रहे हैं आज दिन भर में। तो एक तो फडणवीस जी के सामने पहला इश्यू जो आएगा वो खुद अपने पार्टी के ही लोगों को संभालने का। दूसरी बात यह है कि चुनाव के दरमियान उन लोगों ने, बीजेपी के सब नेता ने हमारे ऊपर जो भी आरोप किए थे उसमें हमारी पार्टनर एनसीपी थी। क्या अब एनसीपी अलग हो गई तो इनके खिलाफ जो भी उनके आरोप है उनके बारे में वो क्या करेंगे? अगर शिवसेना उनके साथ नहीं जाती तो मुंबई में 100 करोड़ का ई टेंडर घोटाला यहाँ की बात चल रही है बीएमसी में, क्या उसके बारे में फडणवीस जी इंक्वायरी करेंगे? तो बीजेपी गवर्नमेंट को या शिवसेना या एनसीपी जो भी कोई सपोर्ट देता है, कौन देता है, कैसे देता है, ये देखना पड़ेगा। और इसलिए 2-3 दिन रुकना पड़ेगा कि कौन सपोर्ट देता है, और उसके बाद मालूम पड़ेगा कि भाई असली इंक्वायरी वो किसकी करने वाले हैं। क्योंकि इन्हीं लोगों ने जब हम गवर्नमेंट में थे तो हमारे खिलाफ नारेबाजी की थी। दूसरी बात जो आपने पृथ्वीराज चौहान जी की कही, पिछले 3.5-4 साल में मैं नम्रता से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एलिगेशन करप्शन का नहीं हुआ था।
जो हुआ है वो सिर्फ आदर्श का है, और आदर्श के बारे में हमने इंक्वायरी कमीशन ने अपॉइंट किया था। वो इंक्वायरी कमीशन ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम जज कोर्ट के अंदर था। उनके फाइंडिंग जो मेन 2 इश्यूज थे वो भी उन्होंने एक तरह से स्वीकार नहीं कर लिया है। तो 5 साल कंटिन्यूअसली हमारे गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के आरोप किए गए। हमको ये बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी करप्ट है, लेकिन आज वानखेड़े स्टेडियम में जो उनकी शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लोग मुझे बता रहे जो वहां जाकर आए रिपोर्टर्स हो या बाकी कार्यकर्ता उनके, कि इतना खर्चा हो रहा है कि और सब जनता महाराष्ट्र की ये सोच रही है, उनको ये प्रश्न है कि कहां से ये पैसा आ रहा है। मुझे तो आज बताया गया था कि दरिया में भी लोटस कमल डाल के कुछ लाइट बीट चलने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हुआ था तो उसके ऊपर 17 लाख खर्चा हुआ, ऐसी एक खबर थी। आज यहाँ बात चल रही है मुंबई में कि उसका भी रिकॉर्ड ये लोग ब्रेक करेंगे। 17 तो कुछ नहीं उनके लिए, आज शायद 25-30 लाख भी खर्चा करेंगे कल के शपथ ग्रहण समारोह में। लोग महाराष्ट्र की जनता भी ये मैं माधव भंडारी जी से जल्दी से कमेंट लूंगा। कांग्रेस को करप्ट किया, ठीक है, मैं माधव भंडारी जी से जल्दी से कमेंट लूंगा और फिर एक ब्रेक लूंगा। माधव भंडारी जी, कांग्रेस चार्ज लगा रही है कि ये भव्य समारोह आप लोग क्यों कर रहे हैं शपथ ग्रहण का फडणवीस साहब का? ये भव्य समारोह में केवल इसलिए कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में पहली बार 50 सालों में पहली बार बिगर कांग्रेस की सरकार आ रही है, और महाराष्ट्र में ये सरकार आना यह हमारे लिए अहम इसलिए है कि इस महाराष्ट्र में 30 साल तक हमारे केवल 5 विधायक चुनकर आते थे। यहाँ की राजनीति में हमारा कोई पैर नहीं जम रहा था। आज वो पलटा पूरा बदल गया है। आज हम सत्ता में आ रहे हैं, तो ये जो बदलाव है वो जनता के सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक खर्चे की बात है, तो कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे खर्चे के बारे में बोलना ये तो बहुत ही विनोद है, क्योंकि इनके ही नेताओं के बच्चों की शादियों पर जो खर्चा होता है वो करोड़ों में होता है, और ये अब कुछ लाखों में जो होने वाला खर्चा है उसके बारे में बोल रहे हैं। वो तो इतना व्यंग्य तो और कोई नहीं कर सकता है। माफी चाहूंगा, छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं। आप शादियों के खर्चे का हिसाब ना निकाले, नहीं तो आपके नेताओं के बच्चों की भी शादियां मैंने अटेंड किए, फिर मैं उसके खर्चे बताने लगूंगा। क्यों वेंकटेश जी, फिर और बर्थडे का भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो अब हाँ उस पर ना आए। ये तो आपका औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह है, उसके खर्चे की बात करें। खर्चों के तो फिर अरे खर्चों का मुकाबला मुंबई से कोई कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं? कहीं जाइएगा नहीं, आ रहा है छोटे से ब्रेक के बाद।